Everyone, I welcome you all once again to this channel Prabhavi Education Hub, and in this video we are going to discuss about the chapter 10. Chapter 10 हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आवर पास्ट हमारी सीरीज चल रही है, आवर पास्ट 1। ठीक है, आवर पास्ट 1 एनसीईआरटी की किताब है, जो कि छठे क्लास की किताब है ये। ठीक है, और ये मेनली ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है उससे रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये किताब हो जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये किताब है। इस चैप्टर में पार्टिकुलरली हम लोग जानेंगे न्यू एम्पायर्स एंड द किंगडम्स के बारे में। न्यू एम्पायर्स एंड द किंगडम्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले बता दूं कि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो और अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड काफ़ी अच्छे मटेरियल आपको मिलेंगे, कंप्लीट मटेरियल आपको दिया जाएगा। जैसे कि अभी ये एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, इससे पहले मैंने 3 सीरीज ऑलरेडी बनाई हुई है। ठीक है, एक तो इंडियन पॉलिटी मैंने कवर किया है लक्ष्मीकांत के बुक पे, पीडीएफ मैंने दे दिया, नोट के तौर पे आप यूज कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी भी मैंने कवर कर रखी है रमेश सिंह के बुक के बेसिस पे, इसका भी मैंने नोट के लिए पीडीएफ दे रखा है। इसके अलावा एक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो है बिपिन चंद्रा की, इसको भी मैंने कवर किया है, इसका भी पीडीएफ मैंने दे दिया है। इन तीनों को कवर करने के लिए 20 दिन की एक स्ट्रेटजी भी मैंने बताई है, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके जानते हैं। तो देखो, इन सारे चैप्टर्स की खास बात यह है कि इसमें कुछ ना कुछ भूमिका बनाई जाती है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अरविंद को सेंटर में रख के भूमिका बनाई गई है। इसको कहा जा रहा है कि आप एक किंग बनोगे, और वैसे किंग बनोगे जो कि एक म्यूजिशियन किंग था, और म्यूजिशियन किंग था तो ये बंदा काफ़ी वंडर करता है कि ये किंग कौन था। अरविंद को लगता है ये किंग कौन था, तो आंसर है समुद्रगुप्त। इस बच्चे को प्ले करना होता है समुद्रगुप्त का किरदार, समुद्रगुप्त का किरदार इसको प्ले करना होता है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की बात आई है तो ऑब्वियस सी बात है समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, एक चीज शब्द जान लो, प्रशस्ति। प्रशस्ति हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा अगर आपको 1-2 आंसर लगाने हैं सही से, बिकॉज एक क्वेश्चन आ जाता है इससे, प्रशस्ति से। प्रशस्ति है क्या एंड ये हमें क्या बताता है? तो देखो, गुप्त पीरियड से रिलेटेड है, गुप्ता वंश से रिलेटेड है समुद्रगुप्त। प्रशस्ति से पहले मैं बता दूं कि गुप्त पीरियड से संबंधित है समुद्रगुप्त, और इनकी एक इंक्रिप्शन से हमें जानकारी मिलती है। ये इंक्रिप्शन इलाहाबाद में हमें ये इंक्रिप्शन मिलता है। ठीक है, इलाहाबाद से। एंड अशोकन पिलर जो है इलाहाबाद में, वहाँ पे इंस्क्राइब्ड किया गया है, इनसे रिलेटेड बातें लिखी गई है। और समुद्रगुप्त का जो पोएट था, जो कवि था, पोएट, कोर्ट का जो इनके पोएट था, वो उसका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने इस पार्टिकुलर जो पिलर है ना अहमदाबाद में, उस पर इंस्क्राइब किया है। ठीक है, इस पे लिखवाया गया है हरिसेन के द्वारा, और हरिसेन इनका एक मिनिस्टर भी था समुद्रगुप्त का। तो यही जो इनके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में जो इस पिलर पे लिखा गया है, इनकी तारीफ में लिखा गया है, इसी को कहते हैं प्रशस्ति। तो ये दौर ऐसा आ गया था जब बड़े बड़े जो किंग्स थे वो अपने प्रशंसा में कुछ लिखवाते थे, उनके पोएट लिखते थे, जो दरबारी कवि होते थे वो उनकी प्रशंसा में लिखते थे, इंस्क्राइब करते थे। वैसे कई सारे हैं, जैसे पहला तो इसमें कहा जाता है कि सातवाहन वंश का श्री सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी पहला ऐसा व्यक्ति था, पहला ऐसा राजा था जिसकी तारीफ में लिखा गया है, इंस्क्राइब किया गया है, और प्रशस्ति इसको कहते हैं, प्रशस्ति। ठीक है, तो अब के जो किंग हुए इसके बाद वाले गुप्त पीरियड और उसके आसपास के पीरियड के जो किंग थे, वो प्रशस्ति उनके तारीफ में लिखी जाती थी चीजें। एनीवे, तो प्रशस्ति से आपने क्या समझा? प्रशस्ति एक संस्कृत का वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है इन प्रेज ऑफ। ठीक है, मतलब किसी के तारीफ में। एंड मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्ता। ये जो है मैंने अभी आपको बताया कि सातवाहन पीरियड से ये शुरू हो गया था, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ी जब गुप्त पीरियड आया तो इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है, इट वॉज प्रेज्ड, बेसिकली जो कोर्ट पोएट है इनका हरिसेन, इनको प्रेज करता है किंग इन ग्लोइंग टर्म। ये कहा जाता है कि समुद्रगुप्त एज ए वॉरियर, एज ए किंग, ऐसे किंग है जिन्होंने कई सारे विक्ट्रीज जीती हैं, कई सारे जीत हासिल की हैं बैटल में। हु वॉज लर्नड एंड द बेस्ट ऑफ पोएट्स, और ये कवि भी है ये। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त में तमाम गुण थे, वो
कवि भी था, वो बंदा जो था समुद्रगुप्त, वो पोएट भी था, वो एक बहुत बड़ा योद्धा भी था, एंड ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज इक्वल टू द गॉड्स। तो कहने का मतलब है कि हरिसेन जो कि इनके दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के, इसने ये भी कहा कि समुद्रगुप्त जो है गॉड से कम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और भी तारीफ में बहुत सारी चीजें कही गई समुद्रगुप्त एज द वॉरियर। ठीक है, इसके बारे में कहा हरिसेन ने कि समुद्रगुप्त की जो बॉडी थी, बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, बहुत खूबसूरत बॉडी थी, एंड बीइंग कवर्ड विद द प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ मार्क्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्कार्स। तो कहा जाता है कि समुद्रगुप्त की जो बॉडी थी काफी सुडौल थी, काफी अच्छी थी, और उसमें बहुत सारे दाग थे जो कि शायद उसे बैटल में एक्सेस से लगे होंगे, एरो से लगे होंगे, स्पाइक से लगे होंगे, स्पीयर से लगे होंगे, बार्ब्ड डार्ट से लगे होंगे, स्वॉर्ड से, आयरन क्लब्स, जेवलिन, बार्ब्ड एरोज, लॉन्ग एरोज, इन सब चीजों से, बाकी कुछ अदर वेपन से इसको, इसके शरीर में बहुत चोटें थी जो कि इसके शरीर को और खूबसूरत बनाती थी। ठीक है, तो हरिसेन ने डिस्क्राइब किया कि जो समुद्रगुप्त का के समकालीन और मोर ओवर समुद्रगुप्त की जो पॉलिसीज थी टुवर्ड्स डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स, वो कुछ इस प्रकार थी, उसको देख लो। बिकॉज समुद्रगुप्त की जो पॉलिसी थी वो कुछ इस प्रकार थी, वो देख लो। आर्यावर्त वैसा जगह था जहाँ पे, बेसिकली मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। ठीक है, आर्यावर्त वाले जगह पे जो रूलर्स थे, वो 9 रूलर्स को कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त ने हराया था, उनको अपरूट किया था, उनके किंगडम को अपने एम्पायर में मिला लिया था। आर्यावर्त के 9 ऐसे रूलर थे जिनको समुद्रगुप्त ने हराया, उनके किंगडम को अपने एम्पायर में मिला लिया। इसको ग्रीन एरिया से शो किया गया है मैप पे। तो चलते हैं सीधा हम लोग मैप पे। ठीक है, मैप पे। सो दिस रीजन इज कॉल्ड आर्यावर्त। आर्यावर्त ये रीजन है। कन्नौज आता है, प्रयाग आ जाता है। प्रयाग इलाहाबाद का, आज के डेट में इलाहाबाद को ही प्रयाग कहते हैं। अब इलाहाबाद का पुराना नाम जो था प्रयाग था, आज फिर से इसको प्रयागराज नाम इसका रख दिया गया। पाटलिपुत्रा, नालंदा, ये आर्यावर्त रीजन था जिसमें 9 ऐसे किंग थे, ऐसे रूलर थे जिसको समुद्रगुप्त ने हराया और उनके किंगडम को अपने एम्पायर में मिला लिया। आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा देखते हैं, देखो द रूलर्स ऑफ, जो दक्षिणा पथ के जो रूलर्स थे, 12 रूलर थे जिनको रेड डॉट से, उनकी कैपिटल सिटी को रेड डॉट से अपने इस मैप पे दिखाया गया है। मैं अभी दिखा देता हूँ। तो दक्षिणा पथ में लगभग 12 रूलर को इसने हराया था, उनको सरेंडर करवा दिया था समुद्रगुप्त ने, लेकिन बाद में अगेन इनका राजपाट लौटा दिया, बोला कि ठीक है तुम फिर से रूल करो, लेकिन बदले में आपको गिफ्ट वगैरह देने पड़ेंगे, मेरी सुजेनिटी माननी पड़ेगी। तो ये देखो, ये डॉटेड जो है ना, ये कैपिटल सिटी है दक्षिणा पथ की, ये सारी। ठीक है, ये वाले रीजन को भी समुद्रगुप्त ने जीता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है इनर सर्किल। द इनर सर्किल ऑफ नेबरहुड स्टेट्स, जैसे कि असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, एंड नंबर ऑफ गण संघ। इस रीजन में गण संघ खूब सारे थे, इनको पर्पल कलर से दिखाया गया है मैप में। ये लोगों को ट्रिब्यूट देना होता था। ये क्या है, कहीं ना कहीं इनको मानना होता था कि सुप्रीम जो है वो समुद्रगुप्त ही है और इनको ट्रिब्यूट देना पड़ेगा। ये जो रीजन था, बंगाल, असम, नेपाल और नंबर ऑफ कई जो गण संघ थे, वो लोगों को ट्रिब्यूट देना पड़ता था। मतलब ये भी कहीं ना कहीं पूरा इसको मिलाया तो नहीं था अपने एम्पायर में समुद्रगुप्त ने, लेकिन इसको जरूर इससे ट्रिब्यूट लेते थे समुद्रगुप्त। ठीक है, एंड इनके ऑर्डर को फॉलो किया जाता था इस रीजन में। और पर्टिकुलर जो कोर्ट होता था ना, जो कोर्ट होता था समुद्रगुप्त का, उसमें इस रीजन से भी लोग पार्टिसिपेट करते थे। तो देखो, आपको दिखा देता हूँ मैं मैप पे अगेन। ये जो रीजन है ना, ये पूरा रीजन पर्पल कलर का, इसको कहते हैं, यहाँ पे ट्रिब्यूट यहाँ से लिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इनर सर्कल नेबरिंग स्टेट्स जिसको कहते हैं। अब जान लो, अगला आता है द रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू। द डिसेंडेंट ऑफ द कुषाणा, मोस्ट प्रोबेबली ये लोग थे, सकास थे, एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका who submitted to him and offered daughters in marriage। तो ये रीजन अभी आपको मैं दिखाता हूँ।
ब्लू कलर में, ये देखो ये जो है ना ब्लू कलर वाला रीजन, ये वाला, ये रीजन ऐसा रीजन है, इधर देखो ये तो श्रीलंका है मॉडर्न डे में। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो रीजन है ये शायद कुषाण और सकाज जो थे, इन ये रूलर यहाँ पे शासन कर रहे थे। इनको भी कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त ने कंट्रोल कर लिया था। यहाँ पे मजबूरी में इन सबको इसके समुद्रगुप्त को समर्थन करना पड़ रहा था। और श्रीलंका का तो श्रीलंका से मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी इस्टेब्लिश की गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो देखो द रूलर्स ऑफ आउटलाइंग एरिया जो अभी मैंने दिखाया, जो कि ब्लू में मार्क कर रखा है, इसके डिटेल ये बेसिकली माना जाता था कि कुषाण और शक के एरिया थे और श्रीलंका वगैरह के थे। तो इनको कहीं ना कहीं सबमिट करवा दिया था समुद्रगुप्त ने, इनको भी हरा के सबमिट करवा दिया था। और इनकी डॉटर्स वगैरह से भी मैरिज हुई थी समुद्रगुप्त की। आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत, विक्रम संवत एक इम्पॉर्टेंट संवत है। इससे आपको पूछा जा सकता है सीधा कि विक्रम संवत कब शुरू होता है। तो 58 BCE में विक्रम संवत शुरू होता है। ये तब मनाया गया जब एक गुप्त किंग थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये सन थे समुद्रगुप्त के ये सन थे। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, इन्होंने हरा दिया शकों को हराया था इन्होंने। और शकों को हराने के बाद ये विक्रमादित्य का टाइटल इन्होंने होल्ड किया, विक्रमादित्य का टाइटल होल्ड किया। शाकाहारी भी इनको कहा जाता है, खैर इस बुक में नहीं लिखा गया, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ था? 58 BCE में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं जीनोलॉजीज के बारे में। जीनोलॉजीज तो एंसेस्टर ऑफ रूलर्स जो होते हैं वो जीनोलॉजी बेसिकली क्रिएट करते हैं। अब जैसे मान लो कि समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का भी कोई पिता होगा, उसके समुद्रगुप्त के बच्चे भी होंगे, तो ये जीनोलॉजी दिखाता है। ये भी जीनोलॉजी जो है हमें प्रशस्ति से ही मिलता है। तो समुद्रगुप्त की मदर का जो नाम हमने पाया है प्रशस्ति में लिखा हुआ, वो कुमार देवी है। कुमार देवी वॉज द मदर ऑफ समुद्रगुप्त। सी बेसिकली बिलोंग्स टू लिच्छवी गण से ये बिलोंग करती थी। इनके जो फादर थे समुद्रगुप्त के, उनका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे गुप्त वंश के। ये फर्स्ट रूलर थे अगर बात करें टाइटल होल्ड करने की। महाराज अधिराज का टाइटल फर्स्ट टाइम होल्ड किया था चंद्रगुप्त ने, और इस टाइटल को समुद्रगुप्त ने भी बाद में होल्ड किया। इससे पहले जो ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर थे समुद्रगुप्त के, वो महाराजा कहे जाते थे। महाराज अधिराज फर्स्ट टाइम चंद्रगुप्त ने यूज किया था। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो सन थे समुद्रगुप्त के, उनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका इंस्क्रिप्शन और क्वाइन से इनके बारे में काफी जानकारी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने वेस्टर्न इंडिया में एक्सपेडिशन लॉन्च किया था और लास्ट शकों को वहां पे हराया था। और इनके कोर्ट में चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य ही इनको कहते हैं, इनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। इनके कोर्ट में कहा जाता है कि बहुत सारे जेम रहते थे, बहुत सारे नवरत्न टाइप के लोग रहते थे। ठीक है, इनके ही कोर्ट में कालिदास और भी कई सारे बाघभट्ट, कई सारे लोग इनके कोर्ट में रहे हैं। उसके बारे में डिटेल में आपको फर्दर क्लासेस में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं हर्षवर्धन और हर्ष चरित्र के बारे में। हर्षवर्धन और हर्ष चरित्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। फ्रॉम द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना हमें जानकारी मिलती है। इनका कोई प्रशस्ति में हमें जानकारी नहीं मिलती है। इनकी जानकारी जो मिलती है हर्षवर्धन की, इनके बायोग्राफी जो कि लिखी गई थी इनके कोर्ट पोएम बाण भट्ट के द्वारा। बाण भट्ट इनके कोर्ट पोएट थे जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखा था। हर्ष चरित्र के रचयिता आता है कौन थे? तो बाण भट्ट, याद कर लेना है। ये क्या थी? एक बायोग्राफी थी हर्षा की। ठीक है, हर्षवर्धन की। तो हर्ष लगभग आज से 1400 साल पहले रूल किया करते थे इस सब कॉन्टिनेंट में। और ये जो हर्ष चरित्र है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, जैसे कि जीनोलॉजी हर्षवर्धन की, एंड कैसे इन्होंने ये किंग बने, जीनोलॉजी से लेकर किंग बनने तक की कहानी इसमें लिखी गई है। वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के कोर्ट में आया था, रहा था,
उसने भी डिटेल्ड अकाउंट छोड़ा है जो भी इसने देखा उस समय हर्षवर्धन के काल में। हर्षा वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन। अब थोड़ी सी जानकारी जान लो इन्हीं सारे सोर्सेस से जो मिली है हर्षचरित वगैरह से। तो कहा जाता है कि हर्ष जो थे ये एल्डेस्ट सन नहीं थे, एल्डेस्ट नहीं सन थे, लेकिन फिर भी ये किंग बने थानेसर के। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हुआ बिकॉज इनके फादर और इनके एल्डर ब्रदर दोनों मर गए। तो बचा कुछ नहीं, ऑप्शन यही बचे हर्षवर्धन थानेसर के ये राजकुमार बने। ठीक है, थानेसर पे ये रूल करते थे। ठीक है, याद रखना थानेसर। ठीक है, इनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो कन्नौज के शासक थे जिनको मार दिया गया बंगाल के रूलर के द्वारा। अब देखो एक और कहानी, कन्नौज के शासक थे इनके ब्रदर इन लॉ जिनको मार दिया बंगाल के रूलर से। इसलिए इससे हर्ष काफी नाराज हुए, काफी गुस्सा हुए और इन्होंने कन्नौज को टेक ओवर कर लिया। अब चूंकि वहां पे ऑब्वियसली उनके ब्रदर इन लॉ थे नहीं तो इन्होंने टेक ओवर कर लिया और एक आर्मी एक्सपेडिशन लॉन्च किया रूलर ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में और हराया भी उसको। ठीक है, हराया भी, मार भी दिया। सक्सेसफुल रहा ये काफी सक्सेसफुल रहा। ईस्ट में जो भी एक्सपेडिशन किया हर्ष ने उसमें सक्सेसफुल है। मगध को जीत लिया इन्होंने, बंगाल को भी जीत लिया, बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एल्सवेयर से मेरा मतलब है कि ये चाहते थे कि नर्मदा नदी को क्रॉस करके ये दक्षिणा पथ में, मतलब दक्षिण में साउथ इंडिया पे कंट्रोल करे, ये चाहते थे। लेकिन जब ये नर्मदा नदी को क्रॉस कर रहे थे तो उसी समय स्टॉप कर दिया गया इनको बाई पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? चालुक्य डायनेस्टी के शासक थे, बहुत इंपॉर्टेंट शासक पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने कहा जाता है कि हरा भी दिया हर्षवर्धन को और हर्षवर्धन को वापस लौटना पड़ा और साउथ का जो एक्सपेडिशन का सोच था वो कभी इनका पूरा नहीं हुआ। अब हम जानते हैं कि पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन की प्रशस्ति से हमें क्या क्या मिलता है। तो देखो, पल्लव भी किंग रहे, चालुक्य भी किंग रहे, पुलकेशिन भी किंग रहे। ये सब दक्षिण में काफी इंपॉर्टेंट किंग रहे ये लोग। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी ये सब थे साउथ इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है। पल्लव की बात करें तो इनका कैपिटल था कांचीपुरम। ये आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि पल्लव जो थे इनका जो कैपिटल था वो कहाँ था? तो आंसर होगा कांचीपुरम में इनका कैपिटल था। और इनका जो रीजन था बेसिकली कांचीपुरम जो कि सेंटर था वहां से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था। काफी फर्टाइल ये डेल्टा है, कावेरी डेल्टा, ये रीजन काफी फर्टाइल था। तो पल्लवों का एरिया ये था। चालुक्य का सेंटर था रायचूर का द्वाब दो नदियों के बीच में बनता है, कृष्णा और तुंगभद्रा। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब है उसको कहते हैं रायचूर दोआब और ये काफी इम्पोर्टेंट दोआब है, काफी फर्टाइल है ये। यहाँ पे बेसिकली सेंटर हुआ करता था चालुक्यों का। इनकी कैपिटल का नाम था आईहोल एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। बाद में ये रिलीजियस सेंटर भी बना, कई सारे यहाँ पे टेम्पल्स भी बने बाद में। पल्लवों और चालुक्यों की हमेशा लड़ाई होती रहती थी। इनकी क्या था, 36 का आंकड़ा था इन दोनों के बीच में। ये दोनों एक दूसरे के एरिया को कैप्चर करने के चक्कर में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने। रायचूर का दोआब जो था वो काफी बोन ऑफ कंटेंशन था इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो जबरदस्त लड़ाई लड़ते रहे और आखिरकार खुद लड़ते लड़ते इन्होंने दूसरे जो शासक थे उनको रास्ता दे दिया बाद में। तो पुलकेशिन एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक थे जो कि चालुक्य डायनेस्टी के थे और इनकी जानकारी हमें एक प्रशस्ति में मिलती है जो कि क्रिएट की गई थी, बनाई गई थी, लिखी गई थी इनके कोर्ट पोएट रवि कृति के द्वारा। रवि कृति याद कर लेना, इनके कोर्ट पोएट थे। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय के। अब हम जानते हैं पुलकेशिन की जो पुलकेशिन इविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम। अब थोड़ा सा जानकारी हम पुलकेशिन के बारे में जान लेते हैं। पुलकेशिन को कहा जाता है कि इनको जो किंगडम मिला ना इनके अंकल के द्वारा मिला। ये ऐसा हमें मालूम पड़ता है रवि कीर्ति के जो प्रशस्ति जो लिखी है उसके डिटेल से हमें पता चलता है। बट जो पुलकेशिन था वो काफ़ी एक्सपेडिशन इसने वेस्ट में और ईस्ट कोस्ट में लॉन्च किया और काफ़ी सारे पार्ट पे इसने विजय भी पाई। ठीक है, वेस्ट और जैसे ये वाला पार्ट है ना तो वेस्ट कोस्ट ये है ना, वेस्ट कोस्ट और ये ईस्ट कोस्ट। तो इन दोनों रीजन में काफ़ी एक्सपेडिशन पुलकेशिन ने किए और कई सारे में जीता भी। आगे बढ़ेंगे। ही ऑल्सो चेक्ड द एडवांस ऑफ हर्षा। की कहानी मैंने बताई ही कि हर्षा को रोक दिया था जब वो नर्मदा नदी क्रॉस करना चाहता था।
तो हर्षा के एडवांस को भी होगा। और एक बहुत ही फनी एक बात लिखी रवि कृति ने कि हर्षा का मतलब होता है हैप्पीनेस, लेकिन जब वो हार गया तो हर्षा वॉज नो लॉन्गर हर्षा, ऐसा लिखा रवि कृति ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही ऑल्सो अटैक द पल्लव किंग, तो पल्लव किंग के ऊपर भी पुलकेशिन द्वितीय ने अटैक किया था। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम, तो पल्लव की राजधानी ही थी कांचीपुरम, इनको बेसिकली मजबूर कर दिया पुलकेशिन ने कि ये जाके छुप जाए अपने राजधानी के वाल के ही पीछे। चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड, चालुक्यों की जो विक्ट्री रही वो काफ़ी छोटी रही। एंड पल्लव और चालुक्य धीरे धीरे करके इन दोनों को दक्षिण में छोड़ना पड़ा, ये धीरे धीरे डिमिनिश होने लग गए और नए डायनेस्टी राष्ट्रकूटा और चोला डायनेस्टी इनके जगह पे टेक ओवर कर गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ वेर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड, तो अभी तक हमने किंगडम्स के बारे में काफ़ी चर्चा कर ली, तो ये किंगडम्स कैसे एडमिनिस्टर किए गए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो मेन सोर्स अभी भी लैंड रेवेन्यू था। लैंड रेवेन्यू मतलब कि जो जो लैंड से जो भी उपज होती थी उस पर टैक्स लगा के पैसा कलेक्ट किया जाता था। विलेज वॉज स्टिल रिमेन्ड एज द बेसिक यूनिट। इसके अलावा नए डेवलपमेंट्स भी हुए, नए डेवलपमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। नए डेवलपमेंट्स क्या हुए? सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो थे नाउ हेरिडेटरी कर दिए गए। हेरिडेटरी का मतलब है कि मान लो कि एक बंदा कोई रूल कर रहा है तो ये मरेगा तो इसी का बच्चा अगली बार किंग बनेगा, तो इसको हेरिडेटरी कर दिया गया सम पोस्ट को। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पोएट जो हरिसेना था वो उसको महादंड नायक का पोस्ट दिया गया था, या फिर महादंड नायक को ही चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी कहते हैं। इसका फादर भी, हरिसेन का फादर भी महादंड नायक था, तो कहीं ना कहीं हेरिडेटरी सिस्टम फॉलो किया जा रहा था। इसके अलावा एक व्यक्ति को कई सारे पोस्ट भी दिए गए थे। जैसे बात करें हरिसेना की ही, हरिसेना को कुमार अमात्य भी रखा गया था जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनिस्टर था। इसके अलावा संधि विग्रहिका का भी पोस्ट इसको हरिसेन को दिया गया था। इसका मतलब मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस। आगे बढ़ेंगे। कुछ और जो इम्पोर्टेंट मेन थे, जैसे कि जो मतलब पार्टिकुलर डायनेस्टी में रहने वाले लोगों में से कुछ इम्पोर्टेंट जो मेन थे उनको कई सारे पोस्ट दिए गए। जैसे कि नगर श्रेष्ठी का पोस्ट दिया गया जिसको कहते हैं चीफ बैंकर या फिर मर्चेंट। ये पोस्ट किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति को दिया जाता था। साथ में सार्थावाह और लीडर ऑफ मर्चेंट कारवां, ये भी एक पोस्ट था, ये भी दिया जाता था। इसके अलावा प्रथम कुलिका जिसको कहते थे चीफ क्राफ्ट्समैन। ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा आपसे कि प्रथम कुलिका का मतलब क्या था, तो आपको आंसर ऑप्शन दे देगा चीफ बैंकर, चीफ क्राफ्ट्समैन। तो आपको आंसर पता होना चाहिए क्या लगाना है। प्रथम कुलिका का मतलब है चीफ क्राफ्ट्समैन और नगर श्रेष्ठी का मतलब है चीफ बैंकर। इसके अलावा सार्थवाहा का मतलब है लीडर ऑफ मर्चेंट कारवां। इसके अलावा अगर बात करें द हेड ऑफ कायस था और स्क्राइब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं ए न्यू काइंड ऑफ आर्मी की जो उस समय ग्रो कर रही थी, नए तरीके की आर्मी। अब पहले की आर्मी से अलग थोड़ी सी आर्मी इस्टेब्लिश की जा रही थी। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रखते थे ये सारे किंग। एलिफेंट होते थे इनके पार्ट, चैरियट्स। ठीक है, इसके अलावा घुड़सवार, ठीक है, फुट सोल्जर वगैरह भी होते थे, कैवलरी, फुट सोल्जर, ये सब भी पार्ट हुआ करते थे आर्मी के। मिलिट्री लीडर्स साथ में, इसके अलावा इन सारे आर्मी के अलावा मिलिट्री लीडर्स रखे जाते थे। दे वेर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। अब यहाँ पे ध्यान देना, मिलिट्री रूलर के बारे में ध्यान से सुनना। ये ऐसे मिलिट्री लीडर थे जिनको रेगुलर सैलरी नहीं दी जाती थी। इनको दे दिया जाता थोड़ा सा लैंड, लो भाई इतना लैंड ले लो और इससे जो टैक्स कलेक्ट करना उसी से तुम अपने मिलिट्री की रिक्वायरमेंट पूरी करो। इनको कहा गया सामंता। सामंता ऐसे लोग थे जो कि मिलिट्री लीडर थे जिनको रेगुलर सैलरी नहीं, इनको लैंड दे दिया जाता था और किंग उम्मीद करता था कि जब भी जरूरत पड़ी तो ये मेरे को हेल्प करेगा अपने आर्मी के साथ। ये पार्टिकुलर आर्मी रखता था सामंता बंदा। ठीक है, एंड ही ट्राइड टू बिकम इंडिपेंडेंट। जब भी किंग जब वीक होता था ना, सामंता चाहते थे, सामंती सिस्टम होता था, सामंत चाहते थे कि मैं ही किंग बन जाऊं। ठीक है, ये आपको आगे और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। सामंती सिस्टम गुप्त पीरियड में था। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं असेंबली इन साउदर्न किंगडम्स। तो असेंबली जो था साउदर्न किंगडम्स में हमें इंक्रिप्शन से पता चलता है, जो कि पल्लवों का इंक्रिप्शन था। उन इंक्रिप्शन में कई बार जिक्र हुआ लोकल असेंबली का। लोकल असेंबली को सभा भी कहा गया है।
सभा का मतलब है असेंबली ऑफ ब्राह्मीण लैंड ओनर्स। तो सभा मतलब, देखो सभा मतलब एक ऐसी असेंबली जहाँ पे ब्राह्मण जो था लैंड ओनर, वो इसका पार्ट हुआ करता था। ये रूल करते थे बंदे पर्टिकुलर, ये नियम चलाते थे अपना सब कमिटी के द्वारा। जैसे कि इरिगेशन के लिए एक सब कमिटी बना दी, एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए एक सब कमिटी बना दी, रोड बनाने के लिए एक सब कमिटी, और लोकल टेम्पल बनाने के लिए एक सब कमिटी बना दी। ठीक है, इसके अलावा वैसे वैसे लोग जो कि नॉन ब्राह्मीण हैं, उनका भी एक असेंबली हुआ करता था, उसको कहते हैं द उर विलेज असेंबली थी, जिसमें नॉन ब्राह्मीण पार्टिसिपेट करते थे। उर एक विलेज असेंबली थी जिसमें नॉन ब्राह्मीण पार्टिसिपेट करते थे। इसके अलावा नगरम एक ऐसी लोकल असेंबली थी जिसमें मर्चेंट्स रहते थे। मर्चेंट्स का ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, नगरम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आज के डेट में नगरम क्या होता है? सिटी, लेकिन उस समय हुआ करता था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स, तो जो ऑर्डिनरी लोग थे किंगडम में, उनका ओकेजनल ग्लिम्स मिलता है हमें, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं मिलता है। प्लेज वगैरह के थ्रू हमें काफ़ी इनके अकाउंट मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्ले है कालिदास का एक इम्पॉर्टेंट प्ले है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में एक फिशरमैन को एक रिंग मिलता है। उस कहानी में, उस बुक में ये लिखा गया है कि एक फिशरमैन को एक रिंग मिलता है, उसकी कहानी जान लो। किंग जो होता है उस पर्टिकुलर जगह का, वो अपनी बेटी शकुंतला को एक रिंग देता है, और ये शकुंतला गलती से ये रिंग गिर जाता है पानी में, और एक मछली इसको स्वेलो कर जाती है, और ये मछली लकीली इस फिशरमैन को मिलती है, और फिर जब ये काटता है इसको तो उसमें उसको रिंग मिल जाता है। तो ये रिंग लेकर ये पहुंचता है राजा के दरबार में। तो वहाँ पे जो जेंटलमैन होते हैं, जैसे कि पुलिस और कुछ अदर जो अधिकारी होते हैं, उसी को कहते हैं कि तू ही चोर है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि किंग देखता है इन सब बातों को, लेकिन किंग खुश हो जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली उसको अंगूठी मिल जाती है जो अपनी बच्ची को दे के रखता है, वो अंगूठी मिल जाती है, और इससे खुश होकर वो रिवार्ड भेजता है फिशरमैन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक कहानी लिखी गई है ऑर्डिनरी मैन के बारे में, कि मतलब फिशरमैन भी हुआ करते थे। तो ये कालिदास की जो प्लेज थी उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले थी जिसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। तो कालिदास इन हिज प्लेज डिपिक्टेड लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। द किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर सोन एज स्पीकिंग संस्कृत। तो कालिदास ने कहा कि किंग और जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो संस्कृत में बात करते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनरी मैन होते हैं, वुमेन होती हैं, उनका जो लैंग्वेज होता है वो होता है प्राकृत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम ये एक ऐसी प्ले है जिसमें बेसिकली कालिदास ने दर्शाया है लव बिटवीन द किंग नेम्ड दुष्यंत एंड यंग वुमेन नेम्ड शकुंतला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चाइनीज पिलग्रिम से भी काफ़ी ज़्यादा हमें डिटेल में पता चलता है, जो लोकल ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनके बारे में।